हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कल हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ाए थे, जिसमें कल से बुझिए कि हमारे पास 1-2 कॉल आ गए कि सर वैसा तो सभी मास्टर पढ़ाते हैं, थोड़ा हमको और सरल विधि से बताइए और हमें सिंपल बताइए कि थोड़ा लेंदी हो जा रहा है कि सभी कोई ऐसा ही बताता है। तो फिर हमें इस वीडियो को दोबारा बना रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 हम नहीं बताए थे उसमें। आज हम क्वेश्चन 3 के माध्यम से क्वेश्चन 1 और 2 को भी समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन 1, इसको हम बेहद ही सिंपल तरीक़ा से बताएंगे। इसको हम 2 तरीक़ा से बताएंगे। इसमें जो आपको अच्छा लगे उसको आप चूज कर लीजिएगा, जो अच्छा नहीं लगे उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक। पहला मेथड हमारा यही होगा, पहला मेथड हम समझाने जा रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, ठीक। देखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परमीय हैं, ठीक। तो हम सभी जानते हैं कि अपरिमेय जब सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम परमीय के बारे में क्या जानते हैं कि जो पी क्यू के रूप में हो, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक, और पी क्यू एक सहअभाज्य संख्या हो। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि पी और क्यू का HCF 1 हो। तो पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक। पहले क्या करते हैं, उसको लिख लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं। पर देखिए सॉल्यूशन में आप ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। माना कि 1/√2 एक परमीय संख्या है, ठीक। जब ये परमीय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 है तो √2 लिखेंगे, इक्वल टू में p/q लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान देने जो बात है कि यहाँ p/q में q क्या है, q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। और जहाँ pq एक क्या है, सहअभाज्य संख्या है। क्या सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, ठीक। यानी पी क्यू का अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक। इसलिए इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अब आइए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। यदि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। चलिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए √2p इक्वल टू q हो गया। अब यहाँ √2 को हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यानी 2 बच जाएगा और p स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक हमें क्लियर है। अब देखिए यदि p स्क्वायर लिखेंगे तो 2 जाकर इधर भाग करेगा कि नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 2, चूँकि 2 q स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। सिंपल, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए फिर लिखेंगे, चूँकि अब यहाँ देखिए यहाँ q है, यहाँ p है ना। अब देखिए p के साथ यानी p स्क्वायर का गुणनांक क्या है, 2 है,
यहाँ पे गुणांक 1 है। तो देखिए हम q इक्वल टू मानेंगे, कुछ भी मानेंगे, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं है, इसलिए q इक्वल टू ऐसा मानेंगे जो 2 के टर्म में हो, यानी इसमें 2 हो। ठीक, तो क्या मानेंगे, q इक्वल टू 2c मान लेंगे। ठीक, जहाँ c क्या है, c एक पूर्णांक है, c क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसको क्या लिखेंगे, q के इस मान को, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, q के इस मान, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा होगा, q के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है, 2p² इक्वल टू क्या है, q²। इसमें हम q के मान को रख देंगे, तो यहाँ 2p² हो गया, q² यानी q का मान क्या है, 2c है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c² हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, यानी p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c²। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को एकदम बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ देखिए अगर c² लिखना चाहें तो 2 इधर जाकर भाग कर देगा, तो क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि 2 p² को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। यदि ये 2 जो है वो p² को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है, p² में 2 मौजूद है, तभी तो 2 से कट जा रहा है। अगर इसमें 2 नहीं रहता तो 2 से कैसे भाग लगता, नहीं लगता। इसका मतलब इसमें 2 का गुणज है या 2 है इसमें, तभी तो 2 से विभाजित है। और जब 2 से p² विभाजित है तो p भी ऑटोमेटिक ही विभाजित होगा, क्योंकि यहाँ देखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए 9 3 से विभाजित है, ये जो 9 है वो 3 से विभाजित है, तो इसका जो रूट होगा वो भी तो 3 से विभाजित होगा। मिला जुला का बात यहीं बोल रहा है। ठीक, लिखेंगे अतः, यहाँ देखिए 2 क्या था, q² को विभाजित कर रहा था, इसका मतलब क्या था कि q² में 2 मौजूद है, या 2 का गुणज हो या 2 हो, लेकिन पक्का इसमें है तभी तो विभाजित हो रहा है। और इसमें देखिए फिर 2 क्या कर रहा है, p² को भी विभाजित कर रहा है, यानी p को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि p और p² में भी 2 मौजूद है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि अतः p और q दोनों 2 से विभाजित है। अतः p और q दोनों क्या है, 2 से विभाजित है। इसलिए इसका HCF यानी PQ का HCF बराबर नहीं है 1 के। ठीक, जहाँ P और Q एक सअभाज्य संख्या नहीं हो रहा है, सअभाज्य संख्या नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें 2 क्या है, 2 से विभाजित है, P और Q में 2 मौजूद है। ठीक, तो लिखे हैं जहाँ P और Q एक सअभाज्य संख्या नहीं हो रहा है, अतः यह विरोधाभास है। इसलिए 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय
संख्या है। आप चाहेंगे ना इसको तो बहुत तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा लिख रहे हैं वैसा ही लिखिएगा, इसका बहुत सारा तरीका हो सकता है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q एक सआभाज्य संख्या है, और यह विरोधाभास 1/√2 को एक परिमेय संख्या मानने से हुआ है। अतः √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः P और Q दोनों 2 से विभाज्य है, अतः इसका HCF PQ नॉट इक्वल टू 1 है। इससे हमारी मानी हुई अवधारणा विरोधाभास हो जाती है। अतः 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम बहुत तरीक़ा से लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसी तरीक़ा से लिखेंगे। ठीक, अब इसका एक सिंपल मेथड आपको और समझाते हैं, तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसका सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 3 का। ठीक, 1/√2। अब देखिए सबसे पहले हम इसको लिखें, मानेंगे तो जरूर, सॉल्यूशन में लिखिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। सेम वैसा लिख रहा है। ठीक, तो परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/√2 इक्वल टू P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, और PQ एक सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका HCF यानी PQ का HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक, क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ आपको सोचने की बात है, हम जहाँ भी चाहें तहाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। यहाँ सोचने समझने की बात है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इनके अंक को पलट देने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, इनके अंक को पलट देने पर बनी संख्या, माना अंक पलटने का मतलब क्या हुआ, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर। तो इसको देखिए, इसको जब पलटेंगे यानी √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ √2 हो जाएगा। Q ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा। तब भी क्या है, ये परिमेय संख्या है कि नहीं, ये परिमेय संख्या के रूप में है, जहाँ क्या हो जाएगा, P नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब आइए इसको और हम क्या लिख सकते हैं कि √2 एक, चूंकि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और Q/P एक परिमेय संख्या है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। ठीक, अतः हमारा
अवधारणा सही नहीं है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। लिखने का तरीका बहुत है, समझ गए ना, लिखने का तरीका बहुत है, आप जैसे भी चाहें वैसे लिख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए ये हमारे ऊपर है, हम चाहेंगे ना तो इसको इतना सिंपल बना सकते हैं, इतना सिंपल बना सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि शायद इतना सिंपल होता भी है कि नहीं। ठीक, ये हमारे ऊपर है, हमारे समझ के ऊपर है कि हम इसको कितना समझ पाते हैं, कितना समझ नहीं पाते हैं। ठीक, चलिए इसको हम बताते हैं। देखिए लिखेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, और यदि परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, = p/q, जहाँ q ≠ 0 और pq एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका HCF यानी PQ का HCF क्या होगा, 1 होना चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ ध्यान देंगे, इसके नीचे क्या है, हमेशा 1 है। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए √5 क्या लिख सकते हैं, p/q, इसके साथ गुना में 7 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा, यानी 7q हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 7q हो जाएगा। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे p और q क्या है, एक पूर्णांक है, साथ भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसको लिखने का तरीका बहुत सारा है। देखिए हम क्या लिखते हैं, चूँकि आपको शॉर्ट में बता रहे हैं, चूँकि p q और 7 यानी 7 एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए p/7q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 = p/7q बराबर नहीं हो सकते, अतः हमारी कल्पना सही नहीं है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हर क्वेश्चन को हम अलग अलग तरीक़े से बता रहे हैं ताकि आपको जो भी कंसेप्ट अच्छा लगे, जो भी मतलब कि मेथड आपको अच्छा लगे, आप उसका फॉलो कीजिएगा। ठीक, इसको हम अलग तरीक़े से बता दिए। अब इसी में देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को
थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। ठीक, अब देखते रहिए। यहाँ देखिए, इसको मानेंगे, माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है तो p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, और पी क्यू एक के 100 अभाज्य संख्या है। ठीक, 100 अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसका HCF यानी पी क्यू का HCF 1 होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए आप इसको क्या करेंगे, रूट 2 को इधर रहने देंगे यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड में क्या कर देंगे, 6 को भेज देंगे। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो शायद सभी किसी को आता ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, अब यहाँ आप देखिए, ध्यान से देखिए, चूँकि पी क्यू और 6 एक पूर्णांक है। ठीक, इसलिए p माइनस 6q बाई क्यू एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब ये जब परिमेय संख्या होगी तो इसी के तो बराबर में बाई रूट 2 है, तो ये भी रूट 2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और यह विरोधाभास क्या 6 प्लस रूट 2 को परिमेय संख्या मानने से हुआ है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अब देखिए, हम कितने मेथड बता दिए, हर क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से बताए हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, आप जिस मेथड को आप प्रीफर करना चाहे उसको कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक, इतना तो कोई नहीं बताया है भाई, सभी कोई एक मेथड को उठाता है और उसको बता देता है, लेकिन मैं हर क्वेश्चन को हर तरीके से बताया है। 5-6 मेथड हम लगा दिए इसमें, सभी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बताया है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत अच्छा लगा होगा।
अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत मेहनत हो रहा है इसमें। एक देखिए, हमारे पास भी किताब है, हम चाहेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखा देंगे और बना देंगे, चाहे बना कर ला कर दिखा देंगे कि ऐसे ऐसे होता है। लेकिन हम इसको इस पेज पे उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद बनाते हैं, क्योंकि आपको जब हम PDF प्रोवाइड कराएंगे तो इसी पेज का PDF बनाकर आपको हम दे देंगे, यानी क्लास नोट का पूरा PDF देंगे। ठीक, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक, और कमेंट्स कीजिए। देखिए, कमेंट्स नहीं कर रहते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पता नहीं कि आपको क्या समझ में आया क्या नहीं आया, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए प्लीज़ कमेंट्स कीजिए कि मेरा सेशन अच्छा लग रहा है कि ख़राब लग रहा है, आप हमको बताइए, तभी तो हम इसमें कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।